एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और वही रिवीजन सेशन का आज हम चौथा अध्याय को लेकर के आए हैं। अगर आपने अभी तक 3 अध्याय का रिवीजन सेशन नहीं देखा है तो पीछे जाकर के हमारे चैनल को में जाकर के वो तीनों वीडियो को देख लें, ताकि आगामी एग्जाम 10th का एग्जाम को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे वो तीनों अध्याय से लेकर के। चलिए हम आज आगे बढ़ते हैं अगला चैप्टर में, चौथा में। और यहाँ हम देख रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन किस प्रकार से बढ़ता है और किस प्रकार से भारत को आज़ादी मिलता है, उसका कहानी देखते चलेंगे। तो भारत राष्ट्रवादी आंदोलन, सबसे पहले ही हम बात कर चुके हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। किसी भी क्षेत्र विशेष को लेकर के एकता, सांस्कृतिक, भाषाई या फिर जाति के आधार पर एकता को दर्शाता है ना। राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जो किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगों की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक आधार पर एकता को दर्शाता है। ठीक है, वो देश प्रेम को भी दर्शाता है, वो भी राष्ट्रीयता हो गया। अब राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता कैसे है, तो इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे राजनीतिक कारण हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का बहुत सारा कारण था। पुराने जमाने, बहुत पहले से ब्रिटिश हमारे पे शासन कर रहा था। 1757 के प्लासी युद्ध से ही शासन कर रहा था। तो जो कारण जो था वो उसी समय से उपज शुरू हुआ होगा राष्ट्रवादी आंदोलन का, तो वहीं से शुरू होता है। और वो धीरे धीरे विभिन्न कारण को लेकर के राष्ट्रवादी की भावना तेज होती है और अंततः भारत के आज़ादी का कारण आज़ादी मिलती है भारत को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे राजनीतिक कारण में देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण में क्या हो जाएगा, 1857 की क्रांति। 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था, तब से भारत पर अंग्रेजों का शासन बढ़ता चला गया। और 1857 ईस्वी की क्रांति जो होता है उसमें भारत के जो उतना सालों से शासन कर रहा था वो ब्रिटिश शासन की नींव हिला करके रख देती, क्योंकि वो नॉर्थ भारत में ही नहीं बल्कि लगभग सभी जगह ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन इतना व्यापक स्तर पर हुआ था कि ब्रिटिश ने तो, कुछ अधिकारियों ने तो ये तक कह दिया कि अगर ये आंदोलन में हमको भारतीय साथ नहीं देता तो निश्चित रूप से ब्रिटिश उसी वक्त भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके इंग्लैंड की ओर रवाना हो जाता। अर्थात 1857 के विद्रोह असफल होने का मुख्य कारण ये है कि बुद्धिजीवी भारतीय जो थे वो सिर्फ दर्शक बने रहते हैं इस आंदोलन में। वो अपना कुछ भूमिका अदा नहीं करते हैं, साथ ही साथ और ब्रिटिश को वो योगदान देते हैं किसमें, विद्रोह को दबाने में। तो वही कारण था। तो वो भी एक कारण था, राजनीतिक कारण था वो राष्ट्रवाद का उदय का। 1857 की क्रांति में भारत के लोगों को बता दिया कि भारत राष्ट्र एक है और सब मिल करके एक राष्ट्र का मांग को लेकर के बात उठ सकता है। तो 1857 की क्रांति ने भारत में राष्ट्रवादियों को जन्म दिया, क्योंकि वहाँ विभिन्न प्रकार से बहुत सारे तरीका से ब्रिटिश ने हमारे ऊपर अत्याचार करके विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। बहुत सारा नरसंहार का सहारा लिया जाता। ब्रिटिश शासन की साम्राज्यवादी नीति भी हो जाता है। तो ब्रिटिश शासन की साम्राज्यवादी नीति जो जितना भी होता है वो सब भारतीयों के पक्ष में नहीं हो करके सब ब्रिटिश के पक्ष में होगा। तो जो भी ब्रिटिश के पक्ष में होगा वो भारत के पक्ष में अगर नहीं होगा तो भारतीयों को क्या मन में आएगा कि हमको अभी भी निग्लिजिबल समझता है, हमको अभी भी मतलब छोटा समझता है, हमको अपने से बराबर नहीं समझता। तो उसको लेकर के अपने समानता और एकता की मांग को लेकर के, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार को मांग को लेकर के भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना और राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता। ठीक है, अगला है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगा देता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। 1878 में ये लॉर्ड, इसके द्वारा मतलब ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश देशी आधार पर जो पत्रिका का संपादन होता था उस पर रोक लगाने का कार्य करता है। इससे क्या होगा, भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का फैलाव नहीं होगा, जिससे भारत में राष्ट्रवादी भावना दबेगा और ब्रिटिश का शासन सत्ता लंबे समय तक चलेगा, है ना। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के आता है और उसको समाप्त करने का कार्य कौन करेगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो अगला आएगा आर्म्स एक्ट। 1879 के तहत आर्म्स एक्ट पारित किया जाता है। और आर्म्स एक्ट के तहत भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। कुछ कंडीशंस अप्लाई कर देता है कि भारतीय शस्त्र रखेंगे, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया लागू कर दिया कि जो लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया कोई शस्त्र रखेंगे तो। अगला है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल भी उसी प्रकार का है। एल्बर्ट बिल एक प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। ये बिल के माध्यम से वो
मतलब लॉर्ड रिपन के द्वारा ये भी लाया गया था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था, और वो एल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय न्यायाधीश को ब्रिटिश न्यायाधीश के समक्ष अधिकार दे रहा था। मतलब पहले क्या होता था, ब्रिटिश न्यायाधीश भारतीयों पर भी फैसला सुनाते थे, और ब्रिटिश जो अपराध करता था उस पर भी फैसला सुनाते थे। भारतीय न्यायाधीश सिर्फ भारतीयों पर फैसला सुनाते थे। अगर कोई ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश लोग अपराध करते थे तो उस पर भारतीय न्यायाधीश को फैसला सुनाने का अधिकार नहीं था, और एल्बर्ट बिल के माध्यम से वो देने का काम किया जाता है। और इसी कारण ब्रिटिश इसका विरोध करता है कि हम भारतीयों के पास इतनी समझ नहीं है कि हमारे ऊपर निर्णय सुनाएगा, अरे हम पर फैसला देगा, वो इतना समझ उसमें नहीं है। इसको लेकर के भारतीयों को लगता है कि अभी भी हमको तुच्छ समझता है, इतना पढ़ने के बावजूद भी। तो राष्ट्रवाद की भावना का जागृत होगा। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक संगठन होता है जो संपूर्ण भारत में राजनीतिक रूप से प्रशिक्षण करने का कार्य करता है, और ये एक मंच था जिसके माध्यम से भारतीय लोग अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। ठीक है, अगला है लॉर्ड कर्जन द्वारा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया जाता है, और कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट भी एक राजनीतिक कारण होता है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उजागर में। सब अलग अलग है। विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया जाता है। अब सरकारी नियंत्रण विश्वविद्यालय पर बढ़ जाएगा तो वो टारगेट करेगा कि भारतीयों कम से कम शिक्षित हो और ब्रिटिश लोग को ज्यादा शिक्षा मिले, या फिर वैसे भारतीयों को शिक्षित करें जो ब्रिटिश के रंग में रंगना चाहते हैं। ठीक है, वैसे लोगों को शिक्षित न करें जो ब्रिटिश को भारत से निकालने का प्रयास करेंगे, वो जिनका सोच ब्रिटिश से न मिलता हो। तो ये सब लेकर के आएगा विश्वविद्यालय अधिनियम में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में सांप्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन ये भी किया गया, जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। और ये भी लगभग अखिल भारतीय स्तर पर तो न कह सकते हैं, लेकिन उत्तर में भी, उत्तर भारत लगभग पूरा इससे प्रभावित था स्वदेशी आंदोलन से। हालांकि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में, कर्नाटक वाला क्षेत्र में भी कुछ कुछ क्षेत्र में देखने को मिलता है। 1907 में ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम, सभाओं पर रोक लगा दिया गया। ये एक देशद्रोही सभा अधिनियम लेकर के आया और उसके तहत सभा पर रोक लगा दिया गया। मतलब कोई भी भारतीय सभा का आयोजन नहीं कर सकता है, और क्योंकि भारतीय सभा का आयोजन करके अपने अधिकार की मांग करता था, और जो ब्रिटिश को हजम नहीं होता था कि भारतीय अपना अधिकार की मांग करेगा, तो सभा बनाते बनाते ये कहीं ऐसा अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा सभा न गठन कर दे जो हमारी शासन सत्ता में आने वाले समय में समस्या का कारण बने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट आता है और उत्तेजना और लेख छापने वाले को दंडित करना। 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट के तहत वैसे प्रेस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया गया जो उत्तेजना भरा होता था, जिसमें राष्ट्रवादी आंदोलन को लेकर के कुछ विचारधारा जुड़े हुए रहते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। अब इसके माध्यम से क्या हो रहा था कि भारतीय के आवाज को दबाने की कोशिश किया जा रहा था। वैसे भारतीय जो भारत में समानता, स्वतंत्रता और अधिकार का मांग कर रहे थे ब्रिटिश से, उनके आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और उसी को लेकर के जब आवाज को दबाता है तो वही दबाने के दौरान कुछ भारतीयों को, प्रबुद्ध भारतीय जो चाहते हैं समानता स्वतंत्रता प्राप्त करना, वो इसमें आगे बढ़ते रहते हैं कंटिन्यू, और आवाज इतना दबाने के बावजूद वो आवाज नहीं दब पाता है और राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र होते चलता है, अंततः भारत की आजादी का कारण बने। पाश्चात्य शिक्षा नीति एवं संस्कृति को प्रोत्साहन दिया गया। पाश्चात्य का तात्पर्य ब्रिटिश अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, अंग्रेजियत को प्रोत्साहन, अंग्रेजी लाइफ स्टाइल को प्रोत्साहन, अंग्रेजी पर्व त्योहार को प्रोत्साहन, पार्टी फंक्शन को प्रोत्साहन। उससे भारतीयों के अंदर ये विचार आया कि हमको तुच्छ समझता है, हमारे पर्व त्योहार को ये वैल्यू नहीं देता है, तो क्या करेंगे, हम अपना शासन सत्ता लेकर के आएंगे तो हमारे पर्व त्योहार को भी हम जब खुद अपना सत्ता चलाएंगे तो हमारा वैल्यू रहेगा ही। तो इसी को लेकर के भारतीयों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना और थोड़ा सा बढ़ेगा। तीव्र वाहन तथा संचार साधनों जैसे रेल, डाक, तार इत्यादि का विकास हुआ। अब ये सब का विकास होने से क्या होगा, संचार, यानी कि अभी जो समाचार पहुंचने में वक्त लगता था, अब ये सब के माध्यम से समाचार पत्र का तेजी से प्रसार होने लगा। टेलीफोन वगैरह से तेजी से प्रसार होने लगा। रेलवे से समाचार पत्र बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। तो ये सब भी राष्ट्रीय आंदोलन में एक भूमिका अदा करता है। आर्थिक कारण क्या था राष्ट्रवाद के उदय का, तो आर्थिक कारण था कि भारतीय विरोधी आर्थिक नीति जैसे अधिकतम लगान वसूल करना, नकदी फसलों की कीमत में मनमानी करना, है ना। मतलब ये कृषक पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम
विभिन्न प्रकार के भूमि सुधार अधिनियम लेकर के आता है और भूमि सुधार अधिनियम के माध्यम से भारत के कृषक का शोषण करेगा, खनन प्रक्रिया करता है और खनन प्रक्रिया के माध्यम से भारत के अर्थव्यवस्था को और भारत में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का दोहन करता है, जंगल में उपलब्ध जंगली संपदा का दोहन करता है, उसमें जंगली जानवर का दोहन हुआ, उसके साथ ही साथ मतलब बड़े बड़े वन के मोटी मोटी लकड़ियों का विदेश निर्यात किया जाना, तो ये सब शामिल था। ये सब आर्थिक कारण में आएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत में बने कपड़ों के निर्यात पर रोक लगा दिया गया। अगर भारत का कपड़ा हम विदेश में निर्यात करेंगे तो क्या होगा, भारतीय लोगों को पैसा आएगा। तो वो नहीं चाहता था कि भारतीय लोग किसी भी तरीके से हमसे ज्यादा ऊपर जाए, ताकि आने वाले समय में वो राष्ट्रवाद मतलब वो हमसे अधिकार की मांग करे। सूती वस्त्र पर आयात कर हटा दिया गया। आयात कर मतलब विदेश से जो सूती वस्त्र आता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए कपास का उत्पादन भारत में होता था, है ना, तो कपास के निर्यात यानी कि रॉ मटेरियल के निर्यात पर निर्यात होगा वो टैक्स फ्री होगा। अब भारत से जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके जाएगा तो किसका जाएगा, भारतीय कारीगर द्वारा, तो उसमें टैक्स लगेगा। अब बताइए क्या चाह रहा है कि कच्चा माल विदेश जाए, कच्चा माल जाएगा विदेश तो वहां बनेगा फैक्ट्री में फाइनल प्रोडक्ट और वो भारत आएगा, और जो भारत से बना हुआ वस्तु है वो विदेश न जाए, अर्थात भारत के उद्योग को बर्बाद करने का, लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बर्बाद करने का कार्य करता है। और कपास पर शुल्क हटा दिया तो क्या होगा, निर्यात शुल्क हटा देगा तो कपास और सस्ता में मिलेगा और विदेशी कपड़े और सस्ता विदेशी कपड़ा लॉन्च करेगा देश में और देश की अर्थव्यवस्था को और भी खोखला करेगा, है ना। तो इससे भारतीयों के अंदर विचारधारा आता है कि बताओ भारत के कारीगर को नष्ट करने का कार्य कर रहा है, भारत के उद्योग व्यवस्था को बर्बाद करने का कार्य कर रहा है। अब विदेश से कपड़ा आ रहा है उस पर टैक्स हटा दिया, लो भारत से जो कपड़ा बन करके जा रहा है विदेश में उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन विदेश से आएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। भारत से जो जाएगा वो भारतीय कारीगरों का विकास के बारे में रहेगा, तो इस कारण भारत के विकास के बारे में वो नहीं चाहता था कि विकास हो। और ब्रिटेन से जो आएगा वो ब्रिटेन के विकास को लेकर के रहेगा, तो वो चाहता था कि ब्रिटिश का अधिक से अधिक विकास हो। इस कारण विदेश से जो कपड़ा बन करके आता था उस पर टैक्स लगता था, टैक्स नहीं लगता था ताकि वो सस्ता में बिके, और भारत से जो कपड़ा जाता था उस पर टैक्स लगता था ताकि विदेश में वो कपड़ा महंगा में बिके और भारतीय कपड़ा की लोकप्रियता जो विश्व में बना हुआ है वो धीरे धीरे घटे और ब्रिटिश कपड़ा की लोकप्रियता बढ़े ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का विकास हो। ठीक है। औद्योगिकरण के कारण भारतीय लघु उद्योग का बंद हो जाना और कामगारों का बेरोजगार हो जाना, ये यहाँ से भी हम बता दिए। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत का उजागर किया जाना। दादा भाई नौरोजी किताब लिखते हैं और वो किताब में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया उसमें बताते हैं, उसमें देते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, है ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या था, भारत के अर्थव्यवस्था को कैसे चूज करके भारत की अर्थव्यवस्था से पैसा ब्रिटेन ले जाया जा रहा है, मतलब गंगा नदी का पानी टेम्स नदी में निचोड़ा जा रहा है। इस प्रकार के ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का सिद्धांत देते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी, जिसको बोलते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। ड्रेनेज मतलब होता है प्रवाह करना, ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब धन का प्रवाह करना, कहां से, भारत से ब्रिटिश अर्थव्यवस्था या ब्रिटिश की तरफ। अगला कारण क्या हो जाएगा, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या हो जाएगा जी, अंग्रेज की प्रजातीय भेदभाव की नीति। सामाजिक कारण में ये था कि ब्रिटिश जो था वो प्रजातीय भेदभाव करता था, मतलब ब्रिटिश अपने लोगों को चमड़ी मतलब रंग के आधार पर भेदभाव करता था। ये ब्रिटिश है अपने पद में वहां के लोगों को श्रेष्ठ समझता था, भारतीय लोगों को निग्लिजिबल समझता था, है ना। ये लोग का कोई वैल्यू नहीं, सब ऐसे गधा है भारतीय लोग। तो भारतीय लोगों को वैल्यू न देने के कारण ये भी भारतीयों के अंदर आता है कि अगर हमारा सरकार आएगा तो हम अपना शासन सत्ता चलाएंगे तो सबको समान अधिकार देंगे, जो हमको अधिकार का हनन किए हुए। साथ ही साथ ये क्या करता है, रेलगाड़ी में, क्लबों में, सड़कों पर, होटलों में अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, मतलब सभी जगह भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। और ये भी एक कारण रहता है राष्ट्रवादी भावना के उजागर का, है ना। सरकारी सेवा में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीतियां, यानी कि भारतीयों को ऊंचा पद नहीं दिया जाता था और ब्रिटिश को ऊंचा पद दिया जाता था। इस कारण कि अगर भारतीय को ऊंचा पद दिया जाएगा तो भारतीयों को अधिकार को लेकर के मांग शुरू कर देंगे, तो इनको क्या करेंगे, इनको नीचा ही पद देंगे, कांस्टेबल का ही पद देंगे और ग्रुप डी लेवल का ही पद देंगे, ऑफिसर ग्रेड का पद नहीं दिया जाता था भारतीयों द्वारा। ठीक है। समान अपराध के लिए अंग्रेज को कम और भारतीयों को ज्यादा सजा, यहाँ अपराध में भी भेदभाव किया जाता था।
एक ही अपराध किया है भारतीय और एक ही अपराध किया है ब्रिटिश, तो भारतीय लोगों को सजा ज्यादा दिया जाता था और ब्रिटिश लोगों को वही अपराध के लिए कम सजा दिया जाता था। तो सजा में भी भेदभाव, स्वदेशी पर बल दिया जाना, यानी कि ब्रिटिश जो है अपना देश पर बल देता था, यानी कि भारत में शासन सत्ता चलाने के लिए अगर एक सुई की भी जरूरत होता था तो वो भारतीय व्यापारियों या फिर भारत द्वारा निर्मित लोगों से न खरीद करके ब्रिटिश द्वारा निर्मित लोगों से खरीदा जाता था, ताकि जो सुई का पैसा जो जाएगा वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में जाए, न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला धार्मिक कारण है, और धार्मिक कारण भी किस प्रकार से ये ब्रिटिश भारतीय अर्थव्यवस्था में मतलब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उजागर में किस प्रकार से योगदान करता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार करता है। समाज में क्या सुधार करेगा, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, ये सब पर प्रतिबंध लगाएगा। तो जो प्राचीन सभ्यता को सुदृढ़ मान रहे थे, प्राचीन सभ्यता को बचाना चाहते थे, वो लोग इनसे रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं हमारे धार्मिक मामला में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके साथ ही साथ ये धार्मिक सुधार के तहत भारतीय धर्म को निग्लिजिबल बताया जाता था, भारतीय धर्म को वैल्यू नहीं दिया जाता था और ब्रिटिश के धर्म को ज्यादा वैल्यू दिया जाता था। ये भी एक कारण रहता है कि भारतीय लोग विरोध करना शुरू करते हैं, है ना। उसके साथ ही साथ राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि भारतीय के अंतर्गत। अब ये सब कुछ व्यक्ति थे, प्रबुद्ध व्यक्ति भारतीय थे। अब ये क्या करते हैं, भारत में धार्मिक सुधार का कार्य करते हैं, भारत में सामाजिक सुधार का कार्य करते हैं, भारत के लोगों के सोच को ऊंचा करते हैं। जब सोच को ऊंचा करेंगे तो क्या होगा, बताना चाहते हैं कि हमारे प्राचीन सभ्यता कितना समृद्ध था, हमारा प्राचीन सभ्यता ब्रिटिश से कहीं आगे और ऊंचा सोच का था, तो हम लोग अपने ब्रिटिश से अपने आप को नीचा न समझने का प्रयास करेंगे। तो ये एक भावना प्राचीन सभ्यता को उजागर करने का कार्य करते हैं। और उसके साथ ही साथ वर्तमान वर्तमान वैज्ञानिक तरीका को भी वैल्यू देते हैं और उसको लेकर के समाज में सुधार करते हैं, जो राष्ट्रवादी भावना को प्रचार में काफी मदद करता है ना। इसी के तहत स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, है ना। जो बाल गंगाधर तिलक आगे जाकर के वही स्वराज के शब्द के रूप में एक वक्तव्य देते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम जब जन्म लिए थे तो स्वतंत्र लिए थे और हम इसे पाकर रहेंगे, है ना। तो जन्म लिए थे तो स्वतंत्र जन्म लिए थे, तो हम अभी भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम पर किसी बाहरी देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अब वो गर्म दल के विचारधारा से संबंधित थे। ठीक है, अगला है यूरोपीय विद्वान विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंसन। ये भी कुछ यूरोपीय विद्वान थे और यूरोपीय विद्वान द्वारा भी भारतीय प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन किया गया और वो भी बताने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीय प्राचीन ग्रंथ में सिर्फ रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है, रूढ़िवादी विचारधारा काफी कम है, परंतु नवीनतम विचारधारा या फिलोसफिकल विचारधारा जो मानव के बौद्धिक विकास को, मानव के शारीरिक क्षमता के विकास को बढ़ावा देता है, वो उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये सब कुछ आते हैं, जैसे चार्ल्स विल्किंसन भागवत गीता का अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, और वही जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो ब्रिटिश लोग पढ़ेगा तो उसको दिखेगा ना कि भारत का प्राचीन सभ्यता कितना समृद्ध है ना। तो ये भी बताने का, और ये भी राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ावा में एक राष्ट्रवाद की भावना में को बढ़ावा देने का कार्य करता है। समाज सुधारक एवं बुद्धिजीवी द्वारा भारत को एकता, समानता, स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर उसे नई चेतना जागृत करने का काम करता है ना। आगे बढ़ेंगे तो ये तो हो गया एक एक करके, ये हो गया भारत में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर होने के क्या कारण थे, राष्ट्रवाद की भावना कैसे उदय हो गया भारत में। तो उसमें से हम देख लिए, पहला राजनीतिक कारण देख लिए। राजनीतिक कारण में था ब्रिटिश सरकार की नीतियां में विभिन्न प्रकार की नीतियां था, भू राजस्व नीति था, एल्बर्ट बिल था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, बंगाल विभाजन था। ये राजनीतिक कारण था। सामाजिक कारण में क्या था, समाज में भेदभाव किया जाता था, समाज में हमारे लोगों के साथ ऊंचे पद और नीचे पद पर ओहदा, जब नौकरी वगैरह में भेदभाव किया जाता था।
ये सार्वजनिक जगह पर, होटल, ट्रेन, ये सब जगह पर भेदभाव किया जाता था। ये सामाजिक कारण भी राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करता है। आर्थिक कारण में क्या था? ब्रिटिश की भारत का शोषणात्मक पूर्ण नीतियां, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था को चूसना है और ब्रिटिश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है, ये आर्थिक कारण था। धार्मिक कारण के रूप में क्या था? ये धार्मिक कारण भारत के धर्म को छेड़छाड़ करता है, और वो धर्म को छेड़छाड़ जब करता है तो धर्म को मानने वाले लोग जो थे वो जब इसके धर्म के तह में जाते हैं तो बताते हैं कि भारतीय धर्म और भारत का प्राचीन सभ्यता कितना विकसित था ब्रिटिश से, वो बताते हैं। और वो जब बताते हैं तो हमारा भावना ब्रिटिश से ऊपर उठता है और राष्ट्रवाद की भावना का उजागर होता है, जो आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी अहम भूमिका रहेगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया था और ये दो गुट के बीच में लड़ा गया था, मित्र और धोरी राष्ट्र। और ये प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा जाएगा तो विश्व की राजनीति से जुड़ा हुआ रहेगा और खास करके इसमें ब्रिटिश जुड़ा हुआ था। मित्र राष्ट्र के तहत था ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एक तरफ था, है ना। और ये धोरी राष्ट्र में था, ये इटली था, जर्मनी था, हंगरी था, बुल्गारिया था। तो ये सब देश जो था दो गुट में बना हुआ था, दोनों गुट आपस में लड़ता है। और चूंकि ब्रिटिश का ही शासन भारत में था और वैश्वीकरण का युग आ चुका था, तो कहीं भी युद्ध होगा तो उसका अर्थव्यवस्था का प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव पूरा विश्व पर पड़ेगा। तो इसी कारण ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत पर भी प्रभाव उसका देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक दो पावर के बीच में, सेंट्रल पावर और अलायंस पावर के बीच में लड़ा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? तो औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद विचारधारा, यूरोपीय देश द्वारा सैन्य शक्ति का विस्तार और किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। मतलब पहला औद्योगिक कारण जब हुआ, औद्योगिक क्रांति होता है तो सबके पास पैसा आ गया। तो जब पैसा सबके पास हो जाता है तो एक व्यक्ति अगर लड़ना चाहेगा तो दूसरा व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। तो ये कारण था क्या? औद्योगिक कारण के कारण साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, मतलब कंपटीशन हो गया विश्व में उपनिवेश की स्थापना को लेकर के, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और ये इंग्लैंड के बीच में। तो ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा ने विश्व के अन्य क्षेत्र में भी दोनों को लड़ा देता है और उसके साथ ही साथ यही लड़ाई धीरे धीरे विकराल रूप लेगा जो विश्व युद्ध के रूप में निकल करके सामने आएगा, ठीक है। यूरोपीय देश में सैन्य शक्ति का विस्तार हो गया था। सैन्य शक्ति अर्थात सेना का सब लोग बड़े तेजी से सेना में गठन कर रहा था। कोई देश सपोज दैट 2 तोप बनाए तो 4 गो बना लिए, कोई 50 गो बना लिए। कंपटीशन के चक्कर में कि हम किसी से कम काहे रहेंगे, तो सैन्यीकरण हो रहा था पूरा यूरोप का। प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, मतलब कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं था जो इन लोगों के ऐसा साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, सैन्यवादी ये सब प्रवृत्ति या फिर दो देशों के बीच में मनमुटाव की भावना को कम करने का कार्य करे। अगर ये रहता तो विश्व युद्ध होने का नौबत नहीं आता। उसी के लिए यूएनओ की स्थापना किया जाता है और वह यूएनओ प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सख्त अक्षम रहता है, रोक नहीं पाता है। इस कारण उसका पुनर्निर्माण वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण उसका होगा। और उसके बाद वो अभी वर्तमान समय तक तो अभी विश्व का स्थिति कुछ ठीक ठाक है ना, लेकिन फिर भी यूएनओ का पुनर्निर्माण और फिर से किया जाना चाहिए, क्योंकि वो, चलिए उस पर हम बहस ना करेंगे, हम टॉपिक पर आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में क्या क्या घटनाक्रम हो रहा था जी? तो भारत में भी कुछ काम हो रहा था, तो क्या क्या चल रहा था वो हम देखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश द्वारा कहा गया कि हम भारत को आजाद कर देंगे और उसके बदले में हमको क्या चाहिए? उसके बदले में हमको चाहिए कि भारतीय हमको समर्थन दे, प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य सहायता दे, हमको आर्थिक सहायता दे। और इस को लेकर के गांधी जी भी काफी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश का मदद करते हैं। भारतीयों के गांव-गांव घूमते हैं, कहते हैं ब्रिटिश का मदद करो, वो हमको आजाद कर देगा अगर जीत गया तो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। राष्ट्रवादी नेता सरकार स्वराज की प्राप्ति के लिए दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसी समय दो और घटनाक्रम होता है। 1913 में होता है गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और उसी 1916 में होता है विश्व युद्ध के दौरान ही होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किनके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना होता है। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में करते हैं और एनी बेसेंट महाराष्ट्र के अलावा वो सब जगह उनका शाखा रहता है, ठीक है। महात्मा गांधी का आगमन होता है
वो गरम दल नरम दल में विलय, हाँ 1916 में एक और लखनऊ अधिवेशन होता है और वही लखनऊ अधिवेशन में 1907 में जो सूरत फूट होकर के गरम दल और नरम दल, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो पार्टी था, दो पार्ट में टूट गया था और उसकी शक्ति छीन हो गई थी, वो पुनः 1916 में मिल जाता है। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता होता है और क्यों होता है वो आगे देखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रथम विश्व युद्ध पर भारत का प्रभाव देख लेंगे। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो आर्थिक मंदी की स्थिति आ जाता है, बताए थे कि पूरा वैश्वीकरण का युग हो गया था, तो विश्व में कहीं भी लड़ाई होगा तो उसका प्रभाव देखने को मिलेगा दूसरे देश में भी, इस कारण भारत पर भी इसका प्रभाव दिखता है। भारतीय लोगों में बेरोजगारी बढ़ेगा। बेरोजगारी क्यों बढ़ेगा जी, क्योंकि व्यापार हो ही नहीं रहा है, एक तरफ लड़ाई चल रहा है तो व्यापार व्यवस्था होगा ही नहीं। उस कंडीशन में व्यापार नहीं होगा तो बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होगा। विदेशी वस्तु पर भारत के आयात में रुकता है और ये एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। विदेशी वस्तु का आयात जब भारत में नहीं होता है तो क्या करेगा, हम लोग आत्मनिर्भर होते हैं, अर्थात देशी उद्योग को बढ़ावा मिलता है। इस दौरान कुछ लघु उद्योग कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिलता है, परंतु निर्माणकारी या मशीनरी उद्योग को नहीं बढ़ावा मिलता है, बल्कि उपभोक्ता आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ केमिकल फैक्ट्री की भी स्थापना होती है इस दौरान। आगे बढ़ेंगे। भारत में उद्योगपति का एक वर्ग का उदय होता है, इसी दौरान वही उद्योग की स्थापना करेंगे। जो इस महायुद्ध में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल मिलता है भारत में, और उपनिवेशवाद पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए 1919 का रॉलेट एक्ट, ठीक है। उपनिवेशवाद अर्थात कहा गया था कि हम जब भारत आजाद हो जाएगा तो हम जब प्रथम विश्व युद्ध ब्रिटिश बोला था कि हम जीत जाएंगे तो भारत को आजाद कर देंगे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश अपने वादे से मुकर जाता है और उसके बदले में वो भारत को आजाद करने के बजाय एक नया नियम लेकर के आता है, वो है रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट एक ऐसा नियम था जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है और वो जितना दिन चाहे उसको रख सकता है, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का। अर्थात उसके खिलाफ कोई अपील नहीं कर सकते हैं, कोई वकील नहीं रख सकते हैं, आप कुछ दलील नहीं दे सकते हैं। गांधी जी इसको काला कानून कहे थे और इसके एवज में रॉलेट सत्याग्रह का भी आह्वान किए थे, जो अखिल भारतीय स्तर पर था। बस कुछ देर आगे हम देखते हैं उसको, है ना। मुस्लिम लीग हिंदू मुस्लिम में एकता में वृद्धि होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों की प्रतिष्ठा घटती है और इस युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के चरण के लिए पृष्ठभूमि निर्माण कर दिया, है ना। तो मतलब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अभी पॉपुलर नहीं थे, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पश्चात 1917 से वो धीरे धीरे, सबसे पहले सत्याग्रह कौन सा 1916 में सबसे पहले इसमें भाग लेते हैं लखनऊ अधिवेशन में, वह राजकुमार शुक्ल जाते हैं। 17 में गांधी जी आएंगे चंपारण से वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं और उसके बाद 19 में रॉलेट सत्याग्रह करते हैं और वही 20 में फिर असहयोग आंदोलन, ठीक है। एक एक करके सबको देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियां एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं गांधी जी, यही विश्व युद्ध के पश्चात, है ना। अब रॉलेट एक्ट क्या था, कुछ देरी पहले ही हम अभी बात किए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात भारत में बढ़ रही तेजी से राष्ट्रवादी गतिविधियों को और क्रांतिकारी घटना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नियम लेकर के आता है और वो नियम सिडनी रॉलेट एक न्यायाधीश था, उसके अध्यक्षता में बनाया जाता है। इस कारण उसको रॉलेट एक्ट नाम दिया जाता है। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसको गिरफ्तार करके वो कितना भी वक्त तक उससे जेल में रख सकता है। उसके खिलाफ भारतीय ना ही वकील रख सकते हैं, ना ही कोई दलील दे सकते हैं और ना ही अपील न्यायालय में किया जा सकता। ये एक ऐसा कानून था जो क्रांतिकारी घटना को दमनकारी रूप से दबाने का कार्य कर रहा था। ब्रिटिश को इसमें फायदा दिख रहा था। भारतीयों को जब ये कानून आया तो भारतीयों को काफी अचंभा हुआ कि भाई ये तो हमको बोला था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम तुमको आजाद कर देंगे, ये तो बदले में और लेकर के चला है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के एवज में एक आंदोलन चलेगा, रॉलेट सत्याग्रह, ठीक है। अब देखेंगे यही रॉलेट एक्ट में, इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट के पास, वही देखिए बता दिए, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन करते हैं और रॉलेट सत्याग्रह के रूप में
एक आंदोलन चलाते हैं। रॉलेट एक्ट को गांधी जी काला कानून बोले थे, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून बोले थे। ठीक है, अब आ जाते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के दो नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर दिया गया था। उनको छुड़ाने के लिए बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग नामक जगह पर, जालियांवाला बाग एक जलीकट्टू नामक व्यक्ति के वो जगह था, इस कारण वो क्षेत्र, वो बाग को जालियांवाला बाग कहा जाता। वहां एक सभा का आयोजन किया गया, किसके लिए? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के एवज में कि उनको छुड़ाना कैसे है ना। तो वो सभा बैसाखी के दिन आयोजन किया गया था और वो सभा में पंजाब के काफी लोग शामिल हुए थे। सभा की भनक लग जाता है किसको? वहां के गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल में वहां का मजिस्ट्रेट रहता है, उसका नाम रहता है, क्या नाम रहता है जी? उसका नाम रहता है जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर को जब कोई जानकारी दे देता है, और ये भी भारतीय ही जानकारी देता है ना, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि जितना भी आंदोलन दबाने का कार्य किया है उसमें कहीं न कहीं विदेशी का सहयोग भारत करता ही है। कोई न कोई ऐसा विभीषण होता है जो सोने की लंका को ढाने का कार्य करता है। भारत की भी सोने की चिड़िया को उजाड़ने का काम भारतीयों का अहम योगदान रहता है उसमें। ब्रिटिश तो लूटा, लेकिन क्या भारतीयों के सहयोग के बिना लूट लिया? नहीं, भारतीयों का सहयोग उसमें रहता है ना। तो वही जालियांवाला बाग क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया जाता है और किसी जनरल डायर को कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही जनरल डायर वो बाग को चारों तरफ से घेर करके और कहता है कि तब तक फायरिंग करो जब तक यहाँ एक लोग भी खड़े नजर आते हैं। एक बर्बर नरसंहार किया जाता है, करीब करीब 1000 से प्लस लोगों की मृत्यु हो जाती है इसमें। उसी भीड़, उसी लाशों के ढेर में दबे हुए रहते हैं। एक का नाम रहता है उधम सिंह, और वो कुछ वर्ष के पश्चात इंग्लैंड जाकर के, जब इसको जनरल डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया था, तो इंग्लैंड जाकर के वहां जनरल डायर को गोली मार देते हैं। ठीक है, अभी हम जालियांवाला बाग हत्याकांड में आगे बढ़ते हैं। तो वहां बर्बर नरसंहार का जब घटना के बारे में जानकारी मिलती है गांधी जी को, जानकारी मिलता है रविन्द्रनाथ टैगोर को। गांधी जी अपना उपाधि लौटा देते हैं, कैसरे हिंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं कि भाई जब तुम न्याय की बात करते हो, मानवता की बात करते हो, तो कहाँ मानवता है? 1,000 आदमी को तुम डायरेक्ट मार दिया, ऐसे बर्बर नरसंहार कर दिया, ये मानवता है क्या? मानवता का सूचक तो है नहीं। तुम कहते हो बहुत सभ्य हैं, ये कौन सा सभ्यता का प्रतीक है? ये 1,000 व्यक्ति का नरसंहार करना जालियांवाला बाग में। तो ब्रिटिश पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और भारतीय लोग इसके एवज में आंदोलन शुरू करते हैं। और वो आंदोलन के डर से ब्रिटिश सरकार, ये गवर्नर जनरल जो वहां का उस समय तत्कालीन मजिस्ट्रेट था, क्या नाम था? जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो मजिस्ट्रेट जो गोली चलाने का आदेश दिया था, वो उसको क्या करता है? सस्पेंड कर देता है, और सस्पेंड करके उसको ब्रिटिश भेज देता है। और वो ब्रिटेन इस कारण भेजा था ताकि वो वहां बच जाए, जिंदा बच जाए, है ना। और वहां जब ब्रिटेन जाता है तो वहां उसको नवाजा जाता है पुरस्कार से, ये भारतीयों को 1,000 लोगों को मार करके बहुत अच्छा काम किया है ना। तो जब यही पुरस्कार से नवाजा किया जाता है, इसकी जानकारी मिलती है भारतीयों को, और जब भारतीयों को जानकारी मिलती है तो बताए थे कि उधम सिंह वही लाशों के बीच में एक दबे हुए व्यक्ति थे और वो जिंदा थे। वो जा करके वहां जनरल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये भारतीयों का बदला भी था इसी में। और यही है, आप लोग एक बार देख लेंगे, शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अब खिलाफत आंदोलन क्या था जी? ये भी एक कहानी सुन लेंगे, ये तो ऐसे ही है, सिर्फ लाइन वाइज पढ़ लेंगे। ये खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की लड़ा था, किसके तरफ से? धुरी राष्ट्र की तरफ से। तुर्की के राष्ट्र का मतलब धुरी राष्ट्र का हार हो गया था, तो तुर्की पर सेब्रे की संधि थोपी गई, किसके द्वारा? मित्र राष्ट्र के द्वारा। और सेब्रे की संधि के तहत तुर्की का जो प्रमुख था उसको खलीफा कहा जाता था, और ये खलीफा संपूर्ण विश्व में इस्लाम धर्म का अगुवा था, मतलब इस्लाम धर्म का नेतृत्व करता था। खलीफा के संपूर्ण अधिकार को छीन लिया गया और तुर्की अधिकार को छीन लिया गया और उसके खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, उसको बेइज्जत किया गया। इसके एवज में संपूर्ण विश्व के मुस्लिम धर्म के अनुयायी लोग क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं, और वही आंदोलन खिलाफत आंदोलन के रूप में जाना जाता है। और भारत में यही खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे?
मोहम्मद अली और शौकत अली। अली बंधु द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में देखते हैं ऐसा हिंदू मुस्लिम में अभी एक मौका है दोनों को एक करने का। गांधी जी वो नरम दल, गरम दल और हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने का काम करते हैं और वही गांधी जी को फायदा मिलेगा आगे चल करके असहयोग आंदोलन के रूप में। ठीक है, तो यही था खिलाफत दिवस मनाया गया। इसमें एक बार पढ़ लेंगे, कहानी ही है और कुछ नहीं। तो आगे एक कोट आ गया है और उसको थोड़ा सा देख लेंगे हम, क्या है। सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात दुनिया का नजारा ही बदल जाता है ना। आप सफलता, अगर जिंदगी में आपका जो भी लक्ष्य हो, बड़ा बिजनेसमैन बनने का लक्ष्य हो, यूपीएससी का लक्ष्य हो, अच्छे नंबर से पास करने का लक्ष्य हो, जो भी लक्ष्य हो, अगर आप वो हासिल कर लेते हैं तो वो लक्ष्य हासिल करने के पश्चात वो आपको वहां से दुनिया देखने का नजारा ही बदल जाएगा और आपको असीम खुशी की प्राप्ति होगी। तो हमारी उम्मीद यही रहती है कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें, हमारे वीडियो को देखने के पश्चात उसको अधिक से अधिक रिवीजन करें ताकि 10th के एग्जाम में, आगामी 10th के एग्जाम में अच्छे अंक ला करके आप अपने घर वाले, अपने माता पिता को अपने पर उम्मीद जो आप पर लगाए हैं वो उम्मीद आप पर कायम रह सके। ठीक है, तो सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दुनिया का नजारा बदल जाता है। तो आप उस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करें, जिस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दुनिया का आपके लेकर के भी नजारा बदल जाए और आपका भी दुनिया को लेकर के नजारा बदल जाए। ठीक है, तो आप भी उस सफलता की ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। खिलाफत आंदोलन की क्या मांग था जी? वही खिलाफत आंदोलन को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किए जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। अरब प्रदेश के खलीफा को अधीन किया जाए और खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षक बनाया जाए, है ना। तो वैसे ही थोड़ा जो विरोध किया था उसी के अगेंस्ट में था। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था जिसमें भारत के लगभग सभी अमीर, गरीब, विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न समुदाय के लोग अपना योगदान करते हैं। इस कारण इसको प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया ऐसा आंदोलन जिसमें लगभग सभी वर्ग के लोग शामिल हुए थे और भारत के अखिल भारतीय स्तर पर यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के शुरू करने का क्या कारण था वो देख लेंगे। कारण बहुत सारा होता है, विश्व युद्ध का भी ढेर सारा कारण था, असहयोग आंदोलन का भी ढेर सारा कारण रहा होगा। अभी जो पाकिस्तान और ईरान का लड़ाई चल रहा है उसका भी कारण है, और ये गाजा और उसका इजराइल का लड़ाई चल रहा था उसका भी कारण था, यूक्रेन रूस का भी लड़ाई चल रहा है उसका भी कारण था। तो हर लड़ाई का कोई ना कोई वजह होता है, हर कार्य का कोई ना कोई वजह होता है, तो इसका भी कोई ना कोई जरूर वजह होगा और वो वजह देखते हैं क्या है। हालांकि एक वीडियो हम डाले हैं यूट्यूब पर, वो जा करके आप देख सकते हैं। वो वीडियो वो इसी आधार पर है कि मध्य एशिया का क्षेत्र अभी किस प्रकार से एक युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। ठीक है, जैसे इजराइल का लड़ाई उधर चल रहा है, इधर पाकिस्तान और चीन का लड़ाई, पाकिस्तान और ईरान का लड़ाई चल रहा है, फिर इधर हैती विद्रोही पगलाया हुआ है लाल सागर को लेकर के, फिर उधर यूक्रेन रूस का लड़ाई चल रहा है, तालिबान का कब्जा है, सीरिया पूरा बर्बाद हो चुका है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है युद्ध का अखाड़ा बना हुआ है, उसमें हम काफी अच्छे से विस्तार से चर्चा किए हैं, जो जा करके चैनल पे देख सकते हैं। और ये चैनल पेज पे नहीं मिलेगा, यहाँ एक कम्युनिटी पोस्ट किया गया है और वो कम्युनिटी पोस्ट में चैनल का लिंक दिया हुआ है। और उसमें एक और पोस्ट किया हुआ है जो 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो राम मंदिर का इतिहास उसमें बताया जाएगा। तो अगर कोई उसमें इंटरेस्टेड है तो वो जा करके चैनल पेज को फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका कारण क्या था जी असहयोग आंदोलन का? तो असहयोग आंदोलन का कारण था खिलाफत आंदोलन का समर्थन। ठीक है, वाला खिलाफत का मुद्दा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड था, स्वराज की प्राप्ति था, रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी विरोधी कानून था। तो ये सब हम पहले सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब कारण था जो कि अब ये सब कारण क्या था? भारतीयों को गुलामी की जंजीर में जकड़ने का कार्य था, है ना। भारत इसके एवज में विरोध करेगा और वो निकल करके आएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। इसमें भारत के लगभग सभी वर्ग के लोग शामिल हुए थे, इसी कारण इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। अखिल भारतीय स्तर पर था। ठीक है,
अब इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था और पता नहीं इसमें डेट क्या है, हमारे बुक में वही दिया हुआ है, तो आप डेट एक बार देख लेंगे और आई होप कि सही होगा। तो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था, उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के साथ ही ये एक गांधी जी द्वारा जब शुरू किया गया होगा तो अहिंसक आंदोलन था और ये आंदोलन 2 रूप में स्टार्टिंग में चलता है, पहला रचनात्मक रूप में और दूसरा विनाशात्मक रूप में। रचनात्मक रूप में क्या होगा, स्वदेशी का बढ़ावा देना। स्वदेशी मतलब ब्रिटिश यहाँ किस उद्देश्य से टिका हुआ है, बाजार खोल के बैठा हुआ है, वो अपना कपड़ा बेच रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, अपना मशीनरी चीज बेच रहा है, अपना कानून व्यवस्था बेच रहा है, अपना संस्कृति अपना धर्म बेच रहा है, तो उसको दुकान को बंद करने का काम करेंगे। दुकान कब बंद होगा, जब हम अपना दुकान का प्रचार करेंगे, यानी कि स्वदेशी का प्रचार करेंगे, विदेशी का बहिष्कार करेंगे। तो रचनात्मक तौर पर स्वदेशी को अपनाया गया, स्वदेशी स्कूल को अपनाया गया, स्वदेशी स्कूल अपनाया गया और स्वदेशी छात्र। अब बताइए, सबसे पहले विनाशात्मक देख लेते हैं, मतलब विदेशी स्कूल का त्याग किया गया, तो विदेशी स्कूल का त्याग करेगा तो क्या करेगा, स्वदेशी स्कूल को अपनाएगा, तो स्थानीय स्तर पर स्कूल खोले गए। अब न्यायालय का त्याग किया गया, तो न्यायालय का त्याग करेंगे तो कानून कौन, मतलब कानून व्यवस्था को कौन सुलझाएगा, न्याय व्यवस्था से संबंधित, तो लोकल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर पंचायत का गठन किया गया, है ना, कुछ कहीं कहीं पुलिस थाना का भी गठन किया जाता है। उसके बाद विनाशात्मक के तौर पर क्या, विदेशी कपड़ा की होली जलाई गई, तो देसी कपड़ा खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिलता है और विदेशी चीनी का मतलब बहिष्कार कर दिए और स्वदेशी रूप से जो बनाया जाता था उसका इस्तेमाल किया जाने लगे। विदेश से बना हुआ शराब पर महिलाएं जाकर के धरना प्रदर्शन करती थी, मतलब विदेश का जो वस्तु था उसका त्याग करना, स्वदेशी को अपनाना था, यही था असहयोग आंदोलन। मतलब ब्रिटिश का जो हम सहयोग कर रहे हैं व्यापार में, इसी कारण वो भारत में टिका हुआ है। वो सहयोग अगर हम वापस ले लेते हैं तो वो यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट करके आज जाए या कल जाए, वो भारत छोड़ करके जाएगा ही। इस कारण इसी के एवज में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन धीमा क्यों पड़ गया जी, मतलब इसका नकारात्मक थोड़ा सा देखने को मिलता है। धीमा पड़ने का कारण ये था कि सभी लोग, इसमें कुछ लोग दर्शक भी बने रहेंगे, खादी के कपड़ा मिलें की उत्पादन कपड़ों की अपेक्षा ज्यादा कीमती, है ना। खादी कपड़ा जो होता है वो ब्रिटिश के जो कपड़ा था उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा महंगा था, तो सब लोग महंगा कपड़ा वहन नहीं कर सकते हैं और आप लोग क्वालिटी के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन जहां फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है वहां समझौता न कर सकते हैं। मतलब महंगा चीज अफोर्ड तभी न कर सकते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल मतलब पैसा हो। इस कारण स्वदेशीकरण थोड़ा सा यहाँ समस्या में आता है, क्योंकि खादी ग्रामोद्योग से उत्पादन जो कपड़ा था चरखा द्वारा वो काफी महंगा होता था ब्रिटिश के मिल द्वारा उत्पादित कपड़ा के रिस्पेक्ट में। असहयोग आंदोलन के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्था की स्थापना जरूर की गई थी, लेकिन लोग उससे जुड़ नहीं सके। विदेशी न्यायालय का त्याग जरूर किया गया था, न्यायालय का त्याग, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत में की स्थापना सुदृढ़ रूप से नहीं हो सकी। ठीक है, भारतीय संस्थान के अभाव में विद्यार्थी पुनः वही ब्रिटिश कॉलेज स्कूल का जो त्याग किए थे पुनः उसी में चले जाते हैं, तो ये थोड़ा सा असफलता का मतलब धीमा हो जाता है इस कारण आंदोलन। अब महात्मा गांधी द्वारा असहयोग वापस क्यों लिया गया, तो असहयोग वापस इस कारण लिया गया कि 5 फरवरी 1922 में ये आंदोलन बहुत अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ रहा था, लोग एकदम इसमें से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे और गांधी जी लक्ष्य रखे थे कि हम 1 साल के अंदर स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन नजर लग गया ये आंदोलन को। नजर कैसे लग गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह पर एक जुलूस निकाला जा रहा था। अब वो जुलूस पर कुछ पुलिस द्वारा फायरिंग कर दिया जाता है और जब पुलिस फायरिंग करता है तो जुलूस पुलिस पर अटैक करता है, पुलिस भाग करके एक थाना में घुस जाता है और थाना के चारों तरफ से वो आंदोलनकारियों द्वारा आग लगा दिया जाता है, सारा का सारा पुलिस जल करके मर जाता है। और वही 5 फरवरी 1922 को यही चौरा चौरी कांड नामक घटना के कारण गांधी जी को काफी दुख हुआ, क्योंकि गांधी जी इसे अहिंसक को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे थे, न कि हिंसा को बढ़ावा देकर के। इस कारण गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ये आंदोलन हिंसक रूप ले लिया गया है और कोई भी उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हमारा साधन, है ना, साध्य मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारा जो हम साध्य इस्तेमाल करेंगे, हम जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे वो हमारा पवित्र होना चाहिए, है ना। गांधी जी सत्याग्रह को लेकर के चले थे, तो वो सत्याग्रह या फिर असहयोग या फिर अहिंसा जो होना चाहिए वो हमारा सबसे पहले होना चाहिए। चलिए असहयोग आंदोलन की
सफलता है ना, कुछ सफलता भी मिलता है। कांग्रेस और गांधी जी भारतीय लोगों का विश्वास बढ़ा देते हैं। भारत में राष्ट्रवादी भावना काफी तीव्र हो जाता है। उत्तर से दक्षिण भारत के लोग, उत्तर से दक्षिण भारत तक के लोग अपने राष्ट्र को मतलब पूरा भारत के रूप में देखने लगते हैं, है ना। जन जन लोगों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। संपूर्ण देश पहली बार एक साथ आंदोलन में खड़ा उठा था। संपूर्ण देश को एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं ना राष्ट्रवादी आंदोलन के। चरखा और हथकरघा उद्योग, स्वदेशी को बढ़ावा मिलता है। तो ये सब कुछ इसके फायदे होते हैं, उसके बावजूद ये आंदोलन असफल होता है, लेकिन काफी फायदा दे करके जाता है। और वो फायदा अगला आंदोलन में देखने को मिलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, और वो भी कुछ कारण से वापस लेंगे। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ब्रिटिश आखिरकार में यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करके निकल जाता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस कारण अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और अगर विद्या बांटने से बढ़ती है तो कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें, ताकि इसकी जानकारी आपको दोस्तों को भी हो सके। बाकी धन्यवाद।